नमस्कार। कार्यक्रम सुर्खियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी। श्रोताओं, इस वक्त भारत के लिए एक बहुत अच्छा समय है और वो अच्छा समय इसलिए है क्योंकि इस वक्त युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है हमारे देश में। इसके कई अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। स्वरोजगार के अवसर के रूप में हो, नए स्टार्टअप्स के रूप में हो या कई दूसरे कंस्ट्रक्टिव काम भी हो रहे हैं। लेकिन एक स्याह सच भी है और वो ये कि युवाओं में अपराध भी बढ़ रहा है। इसकी क्या वजह है, कैसे इसका निराकरण हो, इस पर आज हम बात करेंगे हमारे कार्यक्रम सुर्खियों में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान आज स्टूडियो में हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा, डायरेक्टर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भोपाल कैंपस, और मनोज कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार और समागम शोध पत्रिका के संपादक भी हैं। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। संयुक्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। मनोज जी, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुक्रिया। तो आज चूंकि हम बात कर रहे हैं युवाओं में बढ़ते अपराध की, और इस पर हम बात करेंगे कि क्या इसके कारण है और इसके निराकरण क्या हो सकते हैं, निवारण किस तरह से इससे हो सकता है। सबसे पहले डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के भोपाल कैंपस के डायरेक्टर हैं, और जब भी हम अपराध को लेकर बात करते हैं, और चूंकि अब देखने में आ रहा है कि युवाओं में अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, नए नए तरीके से अपराध हो रहे हैं, जुवेनाइल एज पर भी एक लंबी डिस्कशन चल रही है, तो उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो टॉपिक है, इस पर आपके क्या विचार हैं? संयुक्ता जी, जैसा कि आपने कहा कि हमारा जो देश है उसमें सबसे बड़ी आबादी युवा की है और हमारे देश का जो दारोमदार है उन्हीं के कंधों पे है। और अगर आप देखें तो जनसंख्या के अनुसार अपराध जो हैं उनका कैलकुलेशन होता है जी। अब अगर हमारी आबादी बड़ी है तो स्वाभाविक है कि वहाँ अपराध की संभावना भी ज़्यादा होगी। अगर आप कारण पूछें कि कारण क्या है कि युवा जो है वो अपराध की तरफ अग्रसर होते हैं, उसके लिए आप कई सारे कारण कह सकते हैं। आज के अगर समय का एक सबसे बड़ा अगर उदाहरण लें तो वो है सोशल मीडिया। हर एक युवा को अपराध करने के जितने भी पॉसिबल ऑपरेटर्स हैं वो अवेलेबल हैं ऑनलाइन। आप केसेस भी अगर देखेंगे तो कई केसेस में ऐसा पाया गया है कि उन्होंने यूट्यूब से और विभिन्न मीडिया हैंडल से जाके सीखा कि ये अपराध कैसे करना है और उन्होंने किया। लेकिन विचित्र बात यह है कि ये सोशल मीडिया पे जाते क्यों हैं? जो मूल कारण है किसी भी एक युवा को अपराधी बनाने का, वो है शिक्षा का अभाव, माता पिता के साथ बेहतर संबंध ना होना, शैक्षणिक सफलता न होना, और जो उनके मित्र होते हैं उनके प्रभाव में आके गलत आदतें पालना। तो ये सारे ऐसे कारण हैं जो कहीं न कहीं हर एक युवा के जीवन में इस समय हावी होते हैं, और जो भी इससे लड़ नहीं पाता वो इसका शिकार हो जाता है। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छे से आपने समझाने की कोशिश की कि किस तरह से युवाओं में अपराध जो है ये बढ़ रहा है। मनोज जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी। जैसे कि मिश्रा जी ने बताया कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसमें युवाओं का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है और उसी प्रोपोर्शन में अपराध भी बढ़ रहे हैं। एक फैक्ट ये भी है, पॉपुलेशन के चलते कई दिक्कतें होती हैं, ये हम सब जानते हैं। संसाधन सीमित है, पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, आपको एक सर्टेन लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, आप कैसे करेंगे? रिसोर्सेज तो आपके पास है ही नहीं, उतने रोजगार है ही नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो आपराधिक प्रवृत्ति होती है वो सामने आती है, और कहा भी जाता है ना कि हर इंसान के अंदर एक रावण है, एक राक्षस है, तो वो शायद राक्षस जो है निकल कर सामने आता है। आप क्या कारण मानते हैं? ये जो अपराध की बात है युवाओं में, आज हम युवा भारत की बात करते हैं तो हमको बड़े स्केल पर अपराध दिख रहे हैं, लेकिन जब से ये समाज का जन्म हुआ है तब से अपराध अपने साथ चलते रहे। आज सर ने जैसे कहा कि सोशल मीडिया की वजह से है, तो इसके पहले सिनेमा की वजह से था, इसके बाद टेलीविज़न की वजह से आया। टेलीविज़न में जो क्राइम सीरियल्स दिखाए जाते हैं वो ऐसे ऐसे तकनीक आपको सिखाते हैं कि युवा को लगता है कि मैं बहुत जल्दी पैसे वाले बन जाऊँगा। बैंक रॉबरी के जितने केस आपने देखे हैं ये सारे सीरियल्स की वजह से, लेकिन अब बैंक रॉबरी के केस वैसे देखने को नहीं मिलते, वो दूसरी तरह के अपराध आपको देखने को मिल रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। आपके पास टेलीफोन है, टेलीफोन से कब पैसे चले गए आपको पता ही नहीं।
तो इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं, इस अपराध को रोकने के लिए जो सर ने कहा, वो सबसे बड़ी ज़रूरत है फैमिली का अटेंशन। अगर परिवार के साथ आपका आपस में रिश्ता अच्छा है, बातचीत करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ निकल जाती है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि युवा जो है रोजगार के अभाव में कुंठित हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन में है। उसे लगता है कि मेरे पास भी एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए और मैं साइकिल में चल रहा हूँ, और इसके चलते वो कुछ बहुत ज़्यादा पा लेने के लिए उसके पास एनर्जी है। अगर इसी एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाए किसी रचनात्मक काम में, आप देखिए कि अगर अपराध की हम बात करें तो साथ साथ देखिए नया स्टार्टअप कैसे आ रहे हैं। कुछ ऐसे युवा हैं जो अल्टीमेट काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ सोसाइटी में प्रॉब्लम यह है कि अगर एक सफ़ेद शर्ट पर छोटा सा काला धब्बा होगा तो हम उस पर नज़र जाएगी, वो पूरी सफ़ेद शर्ट पे नहीं जाएगी। हम अपराध की बात करते हैं, हम दरअसल जब क्रिएशन की बात करेंगे, जब उनकी ऊर्जा की बात करेंगे, तो आप देखेंगे अपराध छोटे होते चले जा रहे हैं। तो एक उपाय ये भी हो सकता है कि हम लगातार सतत रूप से उनकी क्रिएटिविटी की, उनकी ऊर्जा की, उन पे कितने संभावनाएं हैं, इसकी बात करें। मुझे ऐसा लगता है इसकी से ये तो एक बहुत अच्छा परसेप्शन आपने शेयर किया कि हम जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, युवा जो अच्छा कर रहे हैं, आइडिएशन की कोई कमी नहीं है, बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि अपराध में भी नए नए आइडिएशन देखने को मिल रहे हैं और उसी पर हम बात कर रहे हैं। विश्वा जी, एक जो बात मनोज जी ने की कि सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अगर हमने किसी और को देखा कि अच्छा वो मर्सिडीज़ बेंज में जा रहा है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास स्कोप भी नहीं दिख रहा है मुझे, तो कहीं ना कहीं हम अपराध की तरफ बढ़े। दूसरी एक और बहुत अहम बात उन्होंने कही कि परिवार जिस तरह से टूटते जा रहे हैं, उनका अटेंशन कम होता जा रहा है। आजकल उस तरह के मीम्स बहुत चल रहे हैं ना कि बच्चा भी मोबाइल पे है और माता पिता भी अलग अलग मोबाइल पे है, लेकिन वो लोग बैठे एक ही कमरे में है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है। तो डिजिटल क्रांति तो है, लेकिन कम्युनिकेशन, जो एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। आप किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, मैं सर को अभी सुन रहा था और मुझे ये ध्यान आ गया कि इसको हम कहते हैं कि आप मोरल डेवलपमेंट आपका अच्छे से नहीं हो रहा है। जैसा कि सर ने कहा कि माता पिता से आपके अगर अच्छे संबंध नहीं हैं, तो वास्तविकता में बचपन से लेकर और युवा तक वही हैं जो आपके व्यवहार को देखते हैं और शेप करते हैं, बनाते हैं। बिल्कुल। अब आज के समय में माता पिता जब बच्चों पे ध्यान देंगे ही नहीं, तो उनके लिए कौन होगा एक आइडियल जिसको वो फॉलो करें। बट ऑब्वियस, जैसा सर ने कहा कि टीवी, सोशल मीडिया, यही सब वो देखेंगे और वहीं से वो मॉडल जनरेट करेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर पेरेंट्स इस पे थोड़ा सा भी ध्यान दें कि जो कुछ भी हो जाए, लेकिन बच्चे की जो मोरल वैल्यूज़ है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो हम एक हद तक बच्चे को अपराधी होने से बचपन से ही बचाना शुरू कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर मिश्रा? अब इसके लिए देखिए, चूँकि मैं मनोविज्ञान का शिक्षक हूँ, तो हमारे यहाँ कई तरह की, आप उसको काउंसलिंग या थेरेपीज़ होती हैं। जैसे हमारे यहाँ फैमिली थेरेपी होती है और काउंसलिंग सेशंस होते हैं, जिसमें अगर आप देखें कि आपका बच्चा जो है वो नियम के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो आप अप्रोच कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, और वो वहीं से उसका सुधार शुरू हो जाएगा। और जैसा कि सर ने कहा कि सरकार स्वयं कई ऐसी योजनाएं लेके आ रही है जिसको हम बेसिकली कहते हैं प्रिवेंटिव एंड रिमेडियल मेजर्स, कि बच्चे को ऐसे काम में लगाया जाए कि उसका मन कुछ क्रिएटिव करने में हो, ना कि गलत चीज़ों की तरफ। अब मैं इसका एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि कैसे माता पिता प्रयास करते हैं, और जो कि कहीं न कहीं एक सुझाव आया है शिक्षकों से ही और जो प्रबुद्ध जन हैं, कि आप अपने बच्चे को कई तरह के कामों में उलझा के रखिए। जैसे कि आप उसको कहिए कि आप पेंटिंग करिए, आप बॉक्सिंग करिए, ऐसी चीज़ों में जो क्रिएटिव है जी। अगर आप वो बच्चे को लगा के रखेंगे तो वो हो जाएगा। उसके बियॉन्ड जो सरकार की योजना है कि शिक्षा का अधिकार, एक उम्र के पहले लेबर क्लास न ज्वाइन करना, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर बचपन से लेकर युवा तक अगर माता पिता अगर बच्चे से जुड़े रहें, तो बहुत हद तक बच्चा जो है वो वही करेगा जो समाज के लिए हितकर हो। जी।
क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव काम में बच्चे को लगाना, ये एक बहुत अच्छा सुझाव है। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल कई ऐसे जघन्य अपराध हैं जिनमें जुवेनाइल शामिल होते हैं। एक तो 10-11 साल पहले जब एक निर्भया कांड इतना पड़ा जिसने पूरे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को एक तरह से झकझोर कर रख दिया, और उसमें सामने आया कि जो सबसे ज़्यादा क्रूअल था, जो सबसे ज़्यादा बारबैरिक था, वो जुवेनाइल था। उसके बाद जुवेनाइल के एज को लेकर भी एक लंबी बहस चली, अभी भी चल रही है। क्यों आजकल जघन्य अपराधों में बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ रहा है? डेफिनेटली एक रीज़न आपने बताया, सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। ओटीटी पे जिस तरह का कंटेंट चल रहा है, कोई सेंसरशिप नहीं है, बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, लैंग्वेज भी बहुत ख़राब वहाँ पे उपयोग में लाई जाती है। तो किस तरह से इन जघन्य अपराधों में जो युवा संलिप्त हो रहे हैं, खासकर जुवेनाइल, उन्हें हम रोक सकते हैं या क्या कुछ वहाँ पर करने की ज़रूरत है? सच तो ये है कि अभी हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। भारतीय समाज का ताना बाना बहुत अलग है, और ये इंटरनेट और बाकी सुविधाओं के चलते हम यूरोपीय संस्कृति को ले रहे हैं, तो हम अपना छोड़ नहीं पा रहे हैं और उनको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडली, हमने सिंगल फैमिली का जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया है, उसके बाद एक सिंगल बच्चा हो, तो सिंगल चाइल्ड की होने की वजह से माता पिता इतने ज़्यादा डरे और सहमे रहते हैं कि उसकी ऐसी डिमांड को पूरी करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। एक समय था जब शायद आप और हम और सर भी जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो एक डर होता था कि दादा हैं, दादी हैं, सब हैं, तो बच्चे का ध्यान नहीं जाता था। अब चूंकि सिंगल फैमिली होने की वजह से वो माँ बाप के हर एक्टिविटीज़ को माइंड में करता है, तो सेक्सुअल जो उसके भीतर एक कीड़ा पनपता है, एक कुंठा पनपती है, वो जाके सोसाइटी में निकलती, घर पे कर नहीं सकता है, और फिर इस तरह से निर्भया कांड बोलिए, कुछ भी कहिए, तो अलग अलग रूपों में चला आएगा। तो उसी तरह हम पैसों को लेकर देख रहे हैं कि उनको लगता है कि माँ बाप मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, मेरे पड़ोस वाला बच्चा जो है वो मज़े कर रहा है, तो वो फिर चोरी डकैती की तरफ जाता है, अलग अलग अपराध करते हैं। इसलिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो जॉइंट फैमिली है उसकी तरफ लौटना पड़ेगा। सिंगल जो चाइल्ड है उसके कॉन्सेप्ट को बदलना पड़ेगा। कम से कम घर में 2 बच्चे हों ताकि आपस में वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, एक दूसरे की खुशियों को शेयर कर सकें। अभी बच्चे के पास बोलने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो अपने में घुट रहा है, माँ बाप से टाइम नहीं है, क्योंकि उनको घर की ज़रूरतें पूरी करनी है। तो सुबह से निकलते हैं, रात में लौटते हैं, उसके बाद बोलते हैं बेटा एक काम करते, तेरे को कितने 100 रुपये चाहिए, ये 500 पकड़ और काम ख़त्म कर, मेरा पीछा छोड़। तो ये जो पीछा छोड़ने के चक्कर में समाज का कितना नुकसान हो रहा है, ये जब हमारे पर आती ना, तब हमको समझ में आता है कि हमने गलती क्या कर ली। अभी तो हम कह रहे हैं पड़ोस का है, ठीक है, हमें क्या करना है, ये इससे भी बचना होगा। हमको पड़ोस में भी क्या हो रहा है इसको भी संज्ञान में लेना पड़ेगा, उसको भी ध्यान में रख के अपने घर को ठीक करना होगा। और मैं सर ने जो कहा उसमें कुछ चीज़ें जोड़ना चाहूँगा कि पहली बात तो आपको केवल एक संतान चाहिए, फिर वो आपको सचिन तेंदुलकर चाहिए। जी, बिल्कुल सर। आप अपने बच्चे में अपना सपना जीना चाहते हो, हाँ। आप नहीं देखना चाहते हो कि उसकी रुचि किधर है, वो क्या करना चाहता है। बचपन से ही आप उसके ऊपर ये थोप देते हो। जैसे कि सर ने बताया, अगर मैं अपने क्या कहते हैं अध्ययन से बताना चाहूँगा, जैसे आरुषि तलवार का केस है, तो कहीं ना कहीं माता पिता का जो नेग्लेक्ट था उसके टुवर्ड, और ये भी कि हमारी बच्ची ऐसी ही कुछ होगी, वो तो सबसे बड़ी बात यह है कि माता पिता को बचपन में बच्चे को देखना होगा कि उसका रुझान क्या है, और उसी के अनुसार उसको आगे बढ़ाना होगा, ना कि वो आपके साथ बैठ के आईपीएल देख रहा है और आपको कहना है कि तुम भी विराट कोहली बनोगे। तो वो दबाव हटाना है उसके ऊपर से। और कहते हैं ना कि एक जो फूल होता है जब वो खिलता है, तो अगर उसको खुद से खिलने दिया जाए तो वो पूरा खिलता है और महक फैलाता है, ना कि आप उसको किसी प्रोसेस के थ्रू जल्दी से खिलने के लिए बाध्य करो। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये खास तौर पे जो आपके वो सीरियल्स आते हैं जिसमें कंपटीशन काफ़ी चलता है, उसमें बच्चों पे दबाव खूब रहता है। जैसे मैं मीडिया का शिक्षक हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं देखता हूँ कि सारे बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं वो जर्नलिस्ट के लायक नहीं हैं, उनमें वो रुचि भी नहीं है, लेकिन माँ बाप का दबाव है कि तुझे टेलीविज़न के सामने दिखना है। ग्लैमर जो है, ग्लैमर वो जो कहीं ना है कहीं attract वो करता है। ग्लैमर इनको मार रहा है बच्चों को, और अगर वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, और माँ बाप इसको बहुत ज़्यादा खुद भी दबाव डालते हैं, और इसके लिए माँ बाप ही जिम्मेदार हैं। सोसाइटी या सरकार की तरफ से आप नहीं कर सकते। और यही चीज़ें जो हैं जिनको हम कहते हैं एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, आपके बचपन में आपके अनुभव जो थे वो आपके अपने संतुष्टि के अनुसार नहीं थे, तो आप बड़े हो कि क्या करोगे। जैसे एग्जाम्पल है बुलिंग और साइबर बुलिंग, मैं इस पर आने ही वाली थी। हाँ। जी। तो जो बच्चा बचपन में इस तरह के अनुभवों से गुजरा हुआ है,
या तो वो क्राइम का शिकार हो जाएगा, अपराध का, या तो वो वैसा ही करने की सोचेगा। जी। और जैसे आज के समय में सोशल मीडिया इतना ईजिली अवेलेबल है कि साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग इस समय एक मेजर इशू आ गया है। बिल्कुल। और जहाँ भी आप चर्चा में जाइए, ये एक चिंता का विषय हो गया है कि हमारा यूथ इतना पोटेंशियल रखता है, वो इतना क्रिएटिव है, लेकिन ये क्रिएटिविटी इसमें क्यों जा रही है, गलत दिशा में क्यों जा गलत दिशा में क्यों जा रही है। और इसका एक ये भी कारण है कि जिसको हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड फैमिली। उसने बचपन से देखा यही है कि आप अपने सुख के लिए, अपने संतुष्टि के लिए जो भी है वो करो और वो सही है। तो वो दुखी था बचपन में, देखा गया, उसको परेशान किया गया है, वो फेसबुक पे गया और इंस्टाग्राम पे गया और किसी के लिए भद्दे कमेंट्स कर दिए, उसको सेटिस्फैक्शन हो। तो बहुत हद तक आपके अपने बचपन के अनुभव भी बिल्कुल इस पे बहुत उसका प्रभाव पड़ता है। मिश्रा जी, चूंकि आपने साइबर बुलिंग की बात की, साइबर क्राइम पर भी हम बात करेंगे। एक बात मैं आपसे और यहाँ पे चर्चा में शामिल करना चाहूँगी, वो है कि युवाओं में और जुवेनाइल्स में आत्महत्या करने के मामले भी बहुत बढ़ जी। रहे हैं, और बहुत छोटे छोटे मामलों में कि एग्ज़ाम में फेल हो गए, पास हो गए, वो तो एक अलग मुद्दा है ही। मोबाइल नहीं दिया, सुसाइड कर लिया। बहुत गेम खेलने नहीं दिया, सुसाइड कर लिया। तो इसको किस तरह से हम रोक सकते हैं? देखिए, जो आपने कहा ये कितनी बार हमें भी ये सुनने में आता है कि हमारे जानकारी में भी थे, उनके बच्चे ने ऐसा कर लिया। देखिए, उसके लिए एक ही चीज़ जिम्मेदार है कि आप बच्चे को ये बताने की कोशिश नहीं करते हो कि, जैसे मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी कि कम कम खाइए और खुश रहिए। आजकल के बच्चों को ये मालूम ही नहीं है कि कमी में रहना चाहिए। उनको ये है कि मैंने जो बोल दिया वो हमें तुरंत मिल जाना चाहिए। और पेरेंट्स की भी ये साइकोलॉजी है। हाँ। जैसा कि मनोज जी ने कहा भी ना कि सिंगल चूंकि बच्चा है, तो आपको लगता है हम जितना बेस्ट कर सके, तो वो हर मामले हमें खिलौना देना है, जो सबसे बेहतर होगा हम वो देंगे। जिसमें हम जो कर भी नहीं सकते हैं, वो है ना, चादर जितनी है उतनी पैर फैलाइए, लेकिन अब हम चादर को फाड़ के और फिर अपने पैर फैला रहे हैं और बच्चों की जो भी मांग है उसे पूरा कर जी। रहे हैं। क्योंकि मैं चूँकि इसी क्षेत्र में काम करता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि ये एक मानसिकता है जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअलिज्म, अपने ही भले का सोचना और अपना ही बढ़ोतरी। तो उसमें क्या होता है, बच्चा उसमें ना ही माता पिता को तवज्जो देता है, ना ही किसी को तवज्जो देता है। वो सोचता है कि कैसे केवल मेरा भला हो। क्योंकि उसने ये देखा है कि मेरे माता पिता काम कर रहे हैं, वो अपने काम में व्यस्त हैं और उसी में खुश हैं, और मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है। तो मैं भी कुछ ऐसा खोजूं जिसमें मैं व्यस्त रहूं और मैं खुश रहूं। लेकिन वो इमोशनल सपोर्ट जब नहीं आता है पेरेंट्स से, तो बच्चा जिस चीज़ पर डिपेंड हो जाता है, फिर वो चाहता है कि उससे दूर ना हो किसी भी हाल में। जैसे कि उदाहरण हो गया मोबाइल। अब उसका उठना बैठना, हर चीज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे चल रहा है। अगर वही उससे छीन लिया जाएगा तो उसकी वो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी, अस्तित्व पे एक प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। तो क्या करेगा? या तो आत्महत्या करेगा या तो हत्या कर देगा। तो अगर मैं कहूँ कि आज के समय में युवा का अपराध की तरफ जाने का एक कारण जो है वो है इमोशनल इम्बैलेंस। आप जितने भी कारण कह दीजिए, वो अंततः आके इमोशनल इम्बैलेंस, जो संवेगात्मक अस्थिरता है, उसमें वो फीड करते हैं। तो बच्चे को लगता है अरे मेरे पास से मोबाइल चला गया, अब मैं क्या करूँगा। तो कोई न कोई वो रास्ता अपनाएगा अपने इमोशनल को बैलेंस करने के लिए, इमोशंस को। तो या तो वो पक्का है वो अपराध की तरफ अग्रसर होगा ही। कुछ साल पहले खबर आई थी कि एक 12-14 साल की लड़की, उसको एक लाइक नहीं मिला तो वो फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर ली। कई बार कमेंट्स इस तरह के आते हैं, जो हम बुलिंग की बात कर रहे हैं ना, कि वो कमेंट से इतने हतोत्साहित हो जाते हैं कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। और मनोज जी, मैं आपसे जानना भी चाहूँगी, जो हम बात कर रहे हैं ना कि इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, आजकल के पेरेंट्स या आजकल के बच्चे अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी फिजिक को लेकर बहुत कॉन्शियस है, लेकिन मेंटल हेल्थ पर हम कभी बात नहीं करते हैं। और वो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह बनता है, हम उसके इमोशनल इम्बैलेंस को पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं,
वो डिप्रेशन में रहते हैं। सोशल मीडिया हमारा एग्जैक्ट स्टेटस तो नहीं बताता ना, वो हमारा फेक स्टेटस बताता है। हम जैसा दिखाना चाहते हैं वो वैसा दिखाता है। मैं अगर अपने आप को खुश दिखाना चाहूँगी तो मैं उस पर खुश दिखूंगी। कितनी ही बार खबरें आती हैं, एक बहुत ही अच्छा रील बनाया, बहुत ही हैप्पी एंड गे, एंड सडनली फिर खबर आई कि उसने सुसाइड कर लिया। तो कहीं न लगता है कि ये हो क्या रहा है? तो किस तरह से वो इमोशनल बैलेंस हम क्रिएट करें, किस तरह से सिर्फ फिज़िकल नहीं, मेंटल हेल्थ पर भी हम बात देखिए, करें, इस पर एड्रेस हम करें? जब बातचीत करते हैं तो जो यूरोपियन कंट्री हैं, वहाँ बचपन से ये सिखाया जाता है कि जैसे ही आप बड़े हुए 12-14 साल के हुए, हुँ, आप अलग हो जाइए, आपका माँ बाप अलग हो जाएंगे। जी। लेकिन भारतीय समाज के ताना बाना में ये कोई व्यवस्था नहीं है, वृद्धाश्रम की कोई व्यवस्था नहीं है। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक हताशा, एक नया शब्द आया है यूथ के लिए। जी। आज साइकोलॉजिस्ट सर बैठे हैं, साइकोलॉजी करते हैं। आज डॉक्टरों की नई दुकानें खुल गई हैं, हुँ, नई नई दवाइयाँ, दवाओं के नाम पे सिर्फ नींद की गोलियाँ दे रहे हैं। जी। बच्चे जितने देर तक गोलियाँ लेते हैं, पड़े रहते हैं, उसके बाद तो उनका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। हुँ, दूसरा क्या होता था कि जैसे आपके घर में, मेरे घर में माता पिता आते थे तो सबसे पहले सिर पे हाथ फेरते थे, पीठ पे हाथ फेरते थे। तो वो जो इमोशनल हमारे भीतर क्रिएट होता था कि हाँ मेरे साथ कोई है, हुँ, वो विश्वास खत्म हो रहा है। अब वो तो घंटी बजाते हैं फ़ोन पे, कमरे से बाहर आ जाओ, नाश्ता लग गया, कमरे से बाहर आ जाओ, खाना लग गया। वो जाकर उठाकर कि बेटा कैसे सो रहा है, कि तबीयत ठीक है कि नहीं है, वो पूछने वाला कोई बहुत नहीं है। मैकेनिक हाँ, हो गया है सब बहुत कुछ, मैकेनिक हो इमोशंस जाने की कहीं न वजह कहीं से। दब गए हैं। और ये सारा का सारा वापस वही है कि हम पैसों की तरफ भाग रहे हैं, हुँ, सुविधाओं की तरफ भाग रहे हैं। हमने जीना छोड़ दिया है, हम मशीन हो गए हैं। और हमारे पास सिर्फ लक्ष्य ये है कि आज अधिक से अधिक पैसा मेरे पास कैसे हो, अधिक बड़ी गाड़ी कैसे मेरे पास हो। और हमने बच्चों को जो नैतिक शिक्षा होती है ना, वो पंचतंत्र की कहानियाँ वगैरह, मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 सालों में किसी परिवार ने अपने बच्चों को बिठा के सुनाया होगा। मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ, मेरी बेटी सिंगल चाइल्ड है। हम परेशान हो जाते हैं कई बार कि इसको कैसे, इसकी इमोशंस को कंट्रोल करें। हुँ, लेकिन संयोग से छोटे भाई की बेटी है तो दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए सुविधा है। तो हमको अभी क्या होगा, बच्चों को आपस में कैसे क्लब करें, बच्चों के साथ हम कैसे क्लब करें, चाचा नानी ताई दादा सबके साथ हम कैसे रहें, भले हफ्ते में एक दिन रहें, हुँ, लेकिन इस तरफ जाना पड़ेगा, तब शायद कोई इमोशनल बैलेंसिंग की बात अपन कर पाएंगे। और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, जैसे हमारे अब जो स्कूल्स हैं उसमें भी ये चीज़ आ गई कि हर स्कूल में अब एक काउंसलर मैंडेटरी हो गया है। जी। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हों जो परिवार से बियॉन्ड हों और बच्चा उसमें हुँ, न इमोशनल बैलेंस क्रिएट कर पा रहा हो, तो इसी के लिए एक ये रिमेडियल मेजर है कि सारे के सारे स्कूल्स जो होते हैं वो एक काउंसलर रख कि आपने जैसा कहा, पहले बच्चा माता पिता के साथ ज़्यादा रहता था और विद्यालय में कम रहता था, अब इसका उल्टा हो चुका है। हुँ, तो हमें स्कूल में एक ऐसी व्यवस्था देनी पड़ेगी कि अगर उसको कुछ हो, कुछ ऐसा उसको समझ में आए, तो किसी से बात कर सके। क्योंकि मैं खुद एक काउंसलर की तरह काम कर चुका हूँ और मैंने देखा हुआ है कि किस तरह से बच्चे स्वयं मेरे पास आते थे और छोटी छोटी चीज़ें लेके, और जिनको मैंने 5 मिनट उनको समझाया और उनके लिए हल मिल गया। जी। तो एक तरफ से जो चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये मेरा मानना है, दूसरी तरफ से देखेंगे तो वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कई सारे ऐसे इस समय ड्राइव्स हैं जिसमें स्कूल जो हैं वो पेरेंट्स को बुला के काउंसलिंग देते हैं कि आपका बच्चा जो है वो क्लासरूम में तो सबसे अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। आपको एक शायद फिल्म याद होगी, तारे ज़मीन पर। बिल्कुल, जी। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो ये देखने की केवल कोशिश करते हैं कि नंबर कितने आए। प्रयास करिए कि आपके कारण उसके नंबर बढ़ें। और जैसा कि आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर वो उनके सर पे हाथ फेर दे, उससे ये पूछ ले, ये ना पूछे कि कितने आपके नंबर आए, हुँ, केवल ये पूछे कि आज कैसा प्रयास किया, वो बच्चे के लिए बहुत है। और इसी के लिए एक कंसेप्ट आया है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हुँ, हुँ, हमेशा आप सर पे नाचते सर पे। रहोगे तब भी बच्चे के लिए वो अच्छा नहीं होगा। हुँ, और मेरा ये मानना है कि समाज होने के नाते भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है बच्चे के लिए। एक माता पिता अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी है, लेकिन अगर समाज खराब है तो वो आगे कैसे जाएगा। तो ये एक समग्र जिम्मेदारी बनती है
जिसको कहते हैं ना कि स्वच्छ समाज, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका ये भी एक सपना है कि स्वच्छ समाज, कूड़ा करकट के अलावा मानसिकता भी स्वच्छ, उस पे भी हमें ध्यान देना है। ऐसा होगा तो वो स्वतः ही बच्चे के अच्छे विकास में कंट्रीब्यूट करेगा। बिल्कुल, एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत तो है ही। ये सिर्फ बच्चे के लिए या सिर्फ पेरेंट का नहीं, एक पूरे समाज की जिम्मेदारी है। चूंकि वक्त बहुत कम है मनोज जी, चलते चलते कोई टेक होम मैसेज, कोई ऐसी बात जो आप हमारे श्रोताओं से कहना चाहें? दरअसल हमारी सोसाइटी में हर रिश्तों के बीच में एक अविश्वास का बड़ा स्पेस आ गया है। हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे। पहले हम भरोसे जुगाड़ करने की कोशिश करें, उसको बनाने की कोशिश करें, तो ये समस्याएं इतनी छोटी सी हैं कि हम वापस लौटेंगे। ये भारतीय समाज की अपनी एक पहचान है, इसलिए हमें बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको अनदेखा करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस भरोसा बनाए रखें कि नहीं, कल ठीक होगा, और बच्चे की तरफ चलें हम। बिल्कुल। मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ज़रूरी है अगर आप वो करें तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही एक सपना है कि श्रेष्ठ भारत, सर्वोत्तम भारत। और इसी विचार को लेते हुए मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने जो हमारी यूनिवर्सिटी का सपना रखा वो ये था कि समाज में अपराध को कैसे नियंत्रित किया जाए। हमारे पास कई तरह की सेवाएं हैं जो इस पे काम करती हैं, लेकिन अगर अपराध की वास्तविकता देखा जाए तो हमारे पास अभी भी ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। एक कहते हैं ना कि ज़रूरत और जो आपके पास उपलब्ध है उसमें एक अंतर है जी। इसी को ध्यान में रखते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना रखा कि क्या हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी शुरू कर सकते हैं जो ऐसे अनसीन चैलेंजेस को टैकल करे। तो उन्होंने उस समय वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और उन्होंने हमारे आदरणीय पद्मश्री जयम व्यास सर को बुलाया और उनसे कहा कि भाई आप कुछ ऐसा करिए कि हम एक अलग ही संरचना खड़ी करें जो हमारे यहाँ सिस्टम को सपोर्ट करे इन्वेस्टिगेशन में और रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो 2009 में शुरू हुई और आज हम 13 से 14 साल बाद हम नेशनल हैं और हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं उसमें हम एक्सपर्ट तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हम कई सारे कोर्सेज चला रहे हैं और हमारा जो भोपाल परिसर है उसमें हम बच्चों के लिए और इवन जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे पुलिसकर्मी हैं उनके लिए हम पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम चला रहे हैं। वो आके अपने आप को और स्किल्ड कर सकते हैं। और जो बैचलर्स के बच्चे हैं उनके लिए हम एमएससी फॉरेंसिक साइंस प्रोग्राम चला रहे हैं, जो कि बहुत ही बेसिक एक रिक्वायरमेंट है कि आप एक अच्छे फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमारी यूनिवर्सिटी भी उसी तरफ काम कर रही है कि सकुशल भारत और श्रेष्ठ भारत। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी को लेकर भी दी और मेरे ख्याल से एक अलग से हम एक कार्यक्रम ज़रूर इस पर करेंगे जिसपे डिटेल में हम यूनिवर्सिटी और किस तरह से काम होता है, क्या क्या पाठ्यक्रम होते हैं, उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। आज युवाओं में बढ़ते अपराध कारण और निवारण पर बहुत अच्छी बातचीत आप दोनों से हुई। डॉक्टर मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद संयुक्ता जी। पहले जब हम ट्रेन में जाते थे तो बच्चों के लिए एक अलग से बैग जाता था जिसमें ड्राइंग बुक होते थे, कलर्स होते थे, किताबें होती थी, बहुत कुछ होता था, ब्लॉक्स होते थे। आजकल एक मोबाइल लेकर हम चले जाते हैं एज अ पेरेंट अपने बच्चों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बस एक छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को अगर हम बदलें, आधा घंटा, एक पूरे दिन में 24 घंटे में सिर्फ आधा घंटा हम अपने बच्चे से बात करें तो शायद समस्या का हल निकल जाएगा। ये सुर्खियों में आज के लिए इतना ही। अगले बुधवार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।